दिल्ली में मुसलसल बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी को लेकर केजरीवाल हुकूमत इससे निपटने के लिए अपनी सतह पर कई फैसले कर रही है। ऐसे में हुकूमत ने दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के हवाले से एक तजवीज भी तैयार की है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बढ़ती हुई आलूदगी पर हुकूमत की सरजनिश की थी और कहा था कि अगर जरूरत हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें, जिसके बाद दिल्ली हुकूमत ने शनिचर को हंगामी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा दिया है। हम इसके बारे में एक तजवीज दे रहे हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर सूरत-ए-हाल पैदा हुई तो तमाम सरकारी इदारों को एतमाद में लेकर गाड़ियों की आमदरफ्त रोकी जा सकती है। साइकिल चलाते हैं और अभी एट दिस पॉइंट दिल्ली में दिवाली के आफ्टर बहुत डिफरेंस आया है पोल्यूशन में। देयर इज अ ह्यूज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल थैंक्स टू द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। सो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कीम ली है, जिसमें पराली जो जलती है दिल्ली के आसपास दिल्ली एनसीआर रीजन में, उन्होंने उसको रिड्यूस करने का एक इनिशिएटिव लिया है। प्लस दिल्ली में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, जिसके मारे देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन। प्लस दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है, जिसके मारे आज की डेट में, आज सुबह मॉर्निंग में इट्स अ लिटिल बेटर, नॉट रियली गुड बट इट्स अ लिटिल बेटर। द पोल्यूशन लेवल हैज बीन राइजिंग सिंस दिवाली हैज गॉन। दिल्ली में हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है लगातार, और डे बाय डे पराली जैसी चलती जा रही है। पंजाब, हरियाणा एंड यूपी की आंखों में इरिटेशन एंड लंग्स प्रॉब्लम्स भी हो रही है, हमें ब्रीथिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। इसके लिए सरकार ने स्कूल्स को बंद करने का फैसला करा है, बहुत सारे ट्रैफिक रिड्यूस करने के लिए इंप्लीमेंट करिए प्रैक्टिसेस। बट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देख सकते हैं कि पीछे जो स्कूल्स बंद हुए लॉकडाउन की वजह से, उसमें जनरेशन को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। उससे हमारे स्टूडेंट्स के बीच में माइंड गैप बहुत ज्यादा आया है, वो सोचने की उनकी पावर कम होती जा रही है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था दिवाली के बाद से, बट गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी वजह से डिफरेंस आया है। हम लोग रोज साइकिल चलाते हैं, बट दिवाली के बाद थोड़ा टाइम रुक गए थे क्योंकि आंखों में इरिटेशन और थ्रोट पेन वगैरह ज्यादा था। बट अब थोड़ा डिफरेंस है। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, पराली दिल्ली एनसीआर में ना चलाना, और अभी कमिंग वीक में छुट्टी, और प्लस अभी जो वीकेंड आया है तो उससे थोड़ा डिफरेंस आया है, थोड़ा वेदर क्लियर हो गया है। We do cycling every morning, but day by day it's getting difficult because of the increasing level of air pollution. Like this morning we can see it's slightly better. Government of Delhi is taking a lot of initiative to reduce the air pollution, but I'm sure it's not only for the government to do the needful. We collectively as citizen of Delhi can do a lot more things to make sure that air pollution is in control. दिल्ली के अंदर खैर पोल्यूशन तो काफी बड़ी। तो दिल्ली में जिस तरीके से फिजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से समाअत होगी। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे, इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील, पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की थी, क्या लगता है आज जो रिपोर्ट पेश की जाएगी केजरीवाल हुकूमत की तरफ से, क्या वो काफी हद तक सही हो सकती है? क्या इत्मीनान करेगी सुप्रीम कोर्ट? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करेगी। लगभग 11:30 और 11 बजे के आसपास चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए थे। तमाम राज्य सरकारों से ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में राजनीति न करके एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, तभी प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से आज एक ज्वाइंट रिस्पांस फाइल किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रिड्यूस करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई मेजर्स उठाए गए हैं, हरियाणा की तरफ से भी मेजर्स उठाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया गया है। जो डस्टिंग है उस पर भी लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में कोई एक बड़ा हलफनामा दाखिल कर सकती है और लॉकडाउन के विषय में आज सुप्रीम कोर्ट को आज जानकारी दे सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर भी बातें की जा रही हैं कि लॉकडाउन और ऑड इवन जैसी जो प्रक्रिया पहले दिल्ली सरकार लागू करती थी उसको फिर से लगाया जाए। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी।
प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के लिए क्या केंद्र सरकार के द्वारा क्या रोड मैप तैयार किया गया है, ये तमाम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वही सुशील पांडे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाएं 2 दिन का, तो चलिए देखना होगा इसमें अहम के क्या कुछ इसमें सुनवाई के दौरान खास रहता है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखीमपुर खीरी मामले की। जी हां, लखीमपुर खीरी सानेहा के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा समेत 3 मुल्जिमीन की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इसी दिन कोर्ट में एसआईटी मामले के दोनों मुकदमों की केस डायरी भी पेश करेगी। अब तक मामले में गवाहों के जरिए दिए गए बयानों समेत मुतादिद लैब रिपोर्ट्स भी कोर्ट में पेश की जाएंगी। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में 3 अक्टूबर को सानेहा के दौरान 4 किसानों, एक सहाफी समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। जिला बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें मरकजी वजीर ममलकत के बेटे आशीष मिश्रा भी शामिल हैं। इस मामले में 13 मुल्जिम जेल में हैं। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या लगता है कि अब यूपी हुकूमत अपने जवाब को लेकर तैयार है? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये देखने वाली है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से ये कहा था कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कराया जाए, क्योंकि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के मामले में ही इस पूरे मामले में आगे निगरानी की जाएगी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साहिबा ये कहा गया था कि वो इस पूरे प्रोसेस में है और कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जजों के नाम की जानकारी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। तो आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें यूपी सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि केस का स्टेटस क्या है, कितने गवाहों का बयान 164 सीआरपीसी के आधार पर दर्ज किया गया है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था कि इस पूरे मामले की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है उनकी निगरानी में ही किसी को अपॉइंट किया जाए। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी जा सकती है कि जी चलिए, तो इस मामले में देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज सामने आता है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में इतवार को कर्फ्यू में तौसी कर दी गई है। जिले के मजीद 4 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी के साथ ही अमरावती शहर में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पथराव के वाकयात में के सिलसिले में पुलिस ने तकरीबन 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान बीजेपी के मकामी लीडरों ने भी बंद के दौरान एहतजाज किया। वाज़ेह रहे, त्रिपुरा फसादात के खिलाफ जुम्मे को रजा अकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी गई थी। इस दौरान अमरावती, नांदेड़, औरंगाबाद और मालेगांव में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए थे। इसी की मुखालिफत में अमरावती में सनीचर के रोज हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी और एक मखसूस तबके के लोगों की दुकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहर में कर्फ्यू नाफिज करते हुए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी थी। इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त जुड़ गए हैं। वसीम, इस वक्त जो तमाम मकामात पर ये सारे वाकयात पेश आए, किस तरीके की सिचुएशन है? क्या सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? देखिए, जिस तरह से जुम्मा के दिन ये सारी घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पर कम तनाव नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी एक वजह साफ तौर पे है कि जो गृह विभाग है और जो पुलिस विभाग है वो काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है। अमरावती में खास करके सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी। अब भी लोगों से अपील की जा रही है कि बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकला जाए, और साथ ही जो अत्यावश्यक सेवा है उन्हें और मेडिकल को छोड़ के बाकी किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ताकि ये जो तनाव है धीरे धीरे बढ़ रहा है इसे कम किया जा सके। क्योंकि जो 4 जिले हैं काफ़ी अहम जिले हैं, यवतमाल, वाशिम, फिर अमरावती, मालेगांव, इन इलाकों में देखा गया था काफ़ी तनाव है। अब इसे लेकर राजनीति भी साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र में साफ तौर पे काफ़ी लोग निशाना बनाने लगे हैं कि एक रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही बाकायदा इस तरह के जो तनाव निर्माण हुए हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी के कई आला नेता इस मांग कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब सियासत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी तरीके से प्रेशर भी महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है। सबसे
पहला सवाल उनके सामने ये खड़ा है कि किसी भी तरीके से सिचुएशन है वो कंट्रोल में किया जाए, और उसी के तहत वो काम भी किया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में। तो दूसरी तरफ यवतमाल की घटनाओं को लेकर सरकार पे दबाव भी बनाया जा रहा है, जो संगठन है उस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो दो पहलू पे आकर खड़ी हुई है सरकार की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरह से वो आगे की रणनीति तय करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी उल्लेख शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, जो उनका मुखपत्र सामना है, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि अक्सर देखा गया है जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान जो महाराष्ट्र है उस पर हिंदू मुसलमान जैसे सियासत शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि बीजेपी के जो सियासी रियासत है वहाँ पे इस तरह के चीज़ें देखने को नहीं मिलती। त्रिपुरा में ही क्यों, बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसका असर त्रिपुरा में ही क्यों नजर, इस तरह के सवाल पूछे गए। कर्नाटक, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में, इन जिलों में बाकायदा बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर किसी तरह का क्यों हिंदू खड़ा नहीं होता है, क्या वहाँ पे लोगों को गुस्सा नहीं आता, इस तरह के सवाल पूछे गए। तो ये जो सिलसिला है दोनों तरफ से शुरू है और लगातार लोगों की तरफ से अपील भी की जा रही है। पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट साफ तौर पे नज़र आ रहा है। जो यहाँ के डीजी है महाराष्ट्र के, लोगों से अपील की, एक वीडियो भी निकाला है कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दे। यही वजह है कि बाकायदा जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, तमाम तर कार्रवाइयां की गई हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था वसीम के पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी सवाल खड़े हुए थे, और वहीं बीजेपी की तरफ से तनकीद भी की गई थी रियासती हुकूमत की। ऐसे में और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं अब तक? देखिए, जिस तरह से पुलिस विभाग काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है। अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि जब किसी भी तरह कोई भीड़ जमा होती है तो ऐसे वक्त में उन पे निशानदेही करना, उसके बाद उन्हें इंक्वायरी करके बुलाना और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करना एक अहम जिम्मेदारी पुलिस विभाग की पड़ जाती है। अगर अमरावती की बात करें, जो तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर देखकर लोगों को अंदाज़ा हो जाता है करीब 8,000 से ज़्यादा लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे थे, और वहाँ पर जिस तरह से भीड़ निकली और निकलने के बाद जिस तरह से एक हिंसा की घटना साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। इसमें महज अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 11 लोगों को और डिटेन किया है। काफ़ी लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस की कि जो उन इलाके हैं, उन इलाकों में जहां तनाव बढ़ सकता है वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहाँ पे कई ऐसे इलाके महाराष्ट्र के दूसरे भी हैं। तो बिल्कुल, अब जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अब सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लें, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पार्लियामानी कमेटी बराए खजाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक इससे जुड़े तमाम स्टॉक होल्डर्स को बातचीत के लिए बुलाया है। इस पर एक अहम इजलास दोपहर 3 बजे होगा। जराये के मुताबिक इसमें क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक तमाम अहम मसाइल पर बात की जा सकती है। वाज़ेह रहे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता हफ्ते इस पर एक अहम मीटिंग हुई थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मरकजी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ही हुकूमत इस पर तेजी से कदम उठा रही है। आपको बताते चलें कि ब्रोकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप गुप्ता, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज अहम इजलास होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इसमें खास हो सकता है? आपको बता दूं कि क्रिप्टो फाइनेंस को लेकर कई तरह की शिकायतें केंद्र सरकार को मिली थी और कई तरह के विचार इस मसले पर भी क्रिप्टो करेंसी चलन बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार को लगता है कि इस पर एक नियामक बनाया जाए, इस पर एक नियम बनाया जाए, और यही वजह है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बैठक भी की थी और जो एक्सपर्ट है उनसे जानना चाहता कि इस पर आगे क्या किया जा सकता है। इसी को लेकर क्रिप्टो फाइनेंस को लेकर भी आज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की बैठक है जिसकी अध्यक्षता सिन्हा करेंगे और काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें भी जो अधिकारी हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, इनसे भी
तमाम मुद्दों पर जानकारी दिया जाएगा कि आखिर इसमें क्या खामियां है, इसको किस तरीके से आगे दुरुस्त किया जा सकता है जी। और आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं चाहती कि इस पर एक सख्त कानून लाया जाए जिसमें इसमें जो कुछ अनियमितता है वो खत्म हो और इसको एक लीगल एंटिटी भारत में दिया जाए। बिल्कुल, तो इस मामले को लेकर बिल लाने की तैयारी कर रही है और ये मीटिंग जो है वो 3 बजे होगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अनूप हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर कबायली बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे, जिसे मरकज जनजातीय गुरु दिवस के तौर पर मना रहा है। भोपाल के अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म तज़य्युन नौ के बाद तैयार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे और मध्य प्रदेश में रेलवे के मुतादिद इकदामात का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी रियासती दार हुकूमत भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गुरु दिवस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। इसी के तहत कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 से खिताब करेंगी। कल उन्होंने बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 से खिताब किया था। कांग्रेस जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से उत्तर प्रदेश में तंजीम साजी में मसरूफ है, अब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में ओहदेदारों की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करके अपनी मुहिम को तेज कर रही है। वाज़ेह हो कि प्रियंका गांधी यूपी में काफी अरसे से सरगर्म है। कांग्रेस यूपी असेंबली इंतखाबात में प्रियंका गांधी को अपने चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस ने लड़कियों को मुफ्त स्कीमों जैसी कई इंतखाबी वादे किए हैं जिन्हें प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस फतह में डेविड वार्नर के 53 और मिचेल मार्शल के 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स का अहम किरदार था। इसके अलावा हेजलवुड की 3 विकेटें भी नुमाया रही। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड को इब्तिदा में ही सेमीफाइनल के हीरो ड्रेल मिचेल की विकेट की सूरत में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए थे। इसके बाद कप्तान केन विलियमसन क्रीज पर आए और छा गए। उन्होंने पहले मोहतात अंदाज में बैटिंग की, लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स की दुर्गत बना दी। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया को कप्तान एरविन फिंच की सूरत में पहला नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के दरमियान लगी 92 रन की शिराकत ने मैच का पासा ही कंगारूस के पलड़े में कर दिया और आखिरकार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पाले में आकर गिरा। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।